हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है मनीष चौधरी और आज की इस न्यूज में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज की न्यूज है जो डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के ऊपर 25% का टैरिफ लगाया है, जो कि कल 1 अगस्त से लागू हो जाएगा, उसके बारे में। आई नो आपने काफी सारे न्यूज चैनल्स के थ्रू, अपने यूट्यूब चैनल्स के थ्रू ये न्यूज देखी होगी, लेकिन जो मैं एंगल आपको बताने वाला हूं, जो पर्सपेक्टिव बताने वाला हूं, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया और यूएसए के जो हिस्टोरिकल रिलेशन रहे हैं, कैसे 1972 में भी अमेरिका है उसने इंडिया का साथ नहीं दिया था, पाकिस्तान का साथ दिया था, और अभी भी वो कुछ ऐसा ही कर रहा है। तो इस तरीके के जो उसके स्टैंड है, जो उसकी पॉलिसी है, वो चेंज होती रहती है, वो सारी चीजें समझेंगे। यहां पे आप देख सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया है जिसमें उसने बोला है कि व्हाइट हाउस अभी बिजी है जो साउथ कोरिया है उसके साथ ट्रेड डील करने के लिए, क्योंकि अभी भी साउथ कोरिया पर भी 25% का टैरिफ लगाया हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि रिसेंटली उन्होंने पाकिस्तान के साथ भी एक ट्रेड डील कंक्लूड कर ली है। अमेरिका की जो कंपनी है वो पाकिस्तान के अंदर जो ऑयल रिजर्व है उसका एक्सप्लोरेशन स्टार्ट करेगी। उसके लिए वो एक कंपनी को, ऑयल कंपनीज को चूज कर रहे हैं ताकि यहां से, यूएसए से वो जा सके पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान में जाकर अब वो कंपनी स्टेब्लिश होंगे और वहां से ऑयल निकालेंगे। ऑयल की बात क्यों आ रही है? क्या पाकिस्तान के पास इतना ऑयल है कि अमेरिका जैसी बड़ी कंपनी वहां जाकर ऑयल की बात कर रही है? वो भी मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। यहां पर ये कह रही है कि ये जो ऑयल है आने वाले टाइम में हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान इंडिया को ऑयल सेल करेगा। इसके पीछे क्या लॉजिक है सारा का सारा? अभी आप देखिए कि हम जो ऑयल लेते हैं ज्यादातर ईरान से लेते हैं, रशिया से हम जो ऑयल लेते हैं सबसे ज्यादा, अभी जब रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है तो हम रशिया से ही ऑयल ले रहे हैं। क्यों चाहते हैं आने वाले टाइम में इंडिया जो है पाकिस्तान से ऑयल ले, और पाकिस्तान में जो ऑयल का एक्सप्लोरेशन करेगी वो कौन करेगी? यूएस की कंपनियां करेंगी। वो सारी की सारी चीजें मैं आपको आगे समझाऊंगा। इस सब के पीछे जो डोनाल्ड ट्रंप का मोटिव है वो है कि अमेरिका को फिर से ग्रेट बनाना। फिर से ग्रेट कैसे बनेगा? क्यों कहा जा रहा है फिर से ग्रेट? ऐसा क्या हुआ कि जो अमेरिका पहले ग्रेट नहीं था अब ग्रेट नहीं है, उसको फिर से ग्रेट बनाने की बात करें, वो आपको आगे समझ में आ जाएगा। यहां पे आप देख सकते हैं 9 सितंबर 2024 में एक न्यूज आई थी, ऑफशोर टेक्नोलॉजी के द्वारा पब्लिश की गई थी कि मेजर ऑयल एंड गैस रिजर्व्स फाउंड इन पाकिस्तान वाटर। पाकिस्तान में बहुत ही बड़े लेवल पर ऑयल और गैस रिजर्व्स मिले हैं, जिसके बाद देखिए अमेरिका को क्या होता है, अमेरिका को कुछ लेना देना नहीं है, वो सिर्फ दुनिया के रिसोर्सेज पे कब्जा करना चाहता है, जैसे चाइना कर रहा है। ठीक है, तो जहां पर भी इस तरीके के रिसोर्सेज मिलते हैं वो क्या काम करते हैं, या तो वहां की गवर्नमेंट को हटाने की कोशिश करते हैं, इंटरनल रेवोल्ट कराते हैं, सिविल वॉर करवाते हैं, जैसे कि उन्होंने अफ्रीका में, आप देखिए अफ्रीका में यही कर रखा है। आप मिडिल ईस्ट में देखिए, मिडिल ईस्ट की यही हालत कर रखी है। ठीक है, तो ये अब पाकिस्तान के पीछे भी पड़ गए हैं और पाकिस्तान के साथ ज्यादा डील इस वजह से कर रहे हैं। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साउथ कोरिया के साथ जो डील हुई है, यहां पर उनका क्या हुआ है कि देखिए इस डील में बेसिकली अगर आप यूएसए से कोरिया के अंदर, कौन सा, साउथ कोरिया के अंदर अपना सामान भेज रहे हैं, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा? आपको 0 टैरिफ देना पड़ेगा। यानी कि अगर आप साउथ कोरिया के अंदर यूएसए का सामान इंपोर्ट करेंगे तो 0% टैरिफ, लेकिन वही अगर आप साउथ कोरिया का सामान यूएसए के अंदर इंपोर्ट करेंगे तो आपको 15% का टैरिफ देना पड़ेगा। तो एक तरीके से मुझे इस चीज से एक ही चीज याद आती है कि ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडिया में यही कर रहे थे। जब इंडिया का माल ब्रिटेन में जाता था तो बहुत हाई टैक्स लगाते थे। ठीक है, लेकिन जब उनका सामान इंडिया के अंदर आता था तो वहां पर क्या होता था? टैक्स फ्री होता था। वो क्या होता था? टैक्स फ्री। और इसी तरीके से पूरे के पूरे इंडिया की इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो अमेरिका भी धीरे धीरे यही कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि देखिए अभी वर्ल्ड की इकोनॉमी, लार्जेस्ट इकोनॉमी कौन है? अमेरिका है। क्या है? यूएसए है। सेकंड पे कौन है? सेकंड पे है चाइना। और फोर्थ, अब इंडिया क्या बन गया है? फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। तो यहां पर यूएसए को डर है कि धीरे धीरे चाइना टेक ओवर कर लेगा और इंडिया भी टेक ओवर कर लेगा यूएसए को। तो यूएसए कभी नहीं चाहेगा कि वो पीछे रहे। साथ के साथ साउथ कोरिया इन्वेस्ट करेगा $350 बिलियन यूएसए के अंदर। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कंट्रियों को मैनिपुलेट कर रहे हैं और इसको हम बोलते हैं हेजेमनी, तानाशाही एक तरीके की, उस पूरा का पूरा एब्सोल्यूट कंट्रोल दुनिया के ऊपर। नाउ यहां पर आप एक और ट्वीट देख सकते हैं जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया और रशिया के जो रिलेशन है उनको मॉक किया है, जिसमें इंडिया अभी सबसे ज्यादा आप देखेंगे कि जो गैस है, जो ऑयल है, वो रशिया से परचेज कर रहा है, क्योंकि रशिया ऐसे टाइम पर जब दुनिया ने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए हुए हैं तब वो काफी अच्छे सस्ते रेट में इंडिया को दे रहा है। और इंडिया क्या
कम कर रहा है, अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी पे रखते हुए रशिया से ले रहा है। और इसी वजह से सारी वेस्टर्न कंट्रीज इंडिया पर सैंक्शन लगाने के लिए पीछे पड़ी हुई हैं। और यहां पर उसने मॉक भी किया है कि इंडिया, आई डू नॉट केयर व्हाट इंडिया डज विद रशिया, दे कैन नॉट टेक देयर डेड इकोनॉमी डाउन टुगेदर। उन्होंने बोला है कि इंडिया और रशिया की इकोनॉमी क्या है, डेड है। लेकिन ट्रंप यहां पर यह भूल गए हैं कि इंडिया की इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ रही है और अभी वो हो गई है फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। तो डोनाल्ड ट्रंप को एक्चुअली इसी चीज का डर है। लेकिन एक अच्छी बात यह भी है कि देखिए, जैसे ही ये न्यूज आती है कि 25% टैरिफ लगेगा, वैसे ही इंडिया की जो स्टॉक मार्केट है उसमें कुछ भी आपको ऐसा बड़ा ब्लड बाथ देखने को नहीं मिलता है। इतना ऐसा नहीं होता कि लोग पैसा निकाल के भागना स्टार्ट कर दिया है इंडिया से, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये आप देख सकते हैं 31 जुलाई का है। और ये ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए, पहले क्या था, 2014 से पहले जो स्टॉक मार्केट में आपका पैसा लगाया जाता था, तो वो कौन लगाते थे? बिग बिजनेसमैन लगाते थे, या फॉरेन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज जो हैं, या फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस जिनको कहते हैं, FII, FPI जो होते थे, ये ज्यादातर इन्वेस्ट करते थे। और ये ऐसी अगर कोई भी न्यूज आती थी, तुरंत अपना पैसा निकालने लगते थे। लेकिन अभी 2014 के बाद से, जब से जियो आया है, जियो के आने के बाद इंडिया में टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन आ गया। टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन आने के बाद काफी सारी जो है टॉक एप्स आ गई, जैसे कि जेरोदा है, ग्रो है, इस तरीके की ऐप। अब इनके ऐप के आने की वजह से जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं, यानी कि डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा है। यानी कि इंडियन लोग जो है, इंडिया की जो पॉपुलेशन है खुद की, वो खुद इन्वेस्ट कर रही है। अगर ये शॉक देते हैं तो ये जो इंडियंस है ना, ये यहां पर इसको सपोर्ट बना के रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये तुरंत परचेज करना स्टार्ट कर देते हैं ना। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, साथ के साथ यूजीसी नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल साइंस आपका सब्जेक्ट है, तो आप मेरा कोर्स परचेज कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उसको फिल कर दीजिएगा, मैं आपको कांटेक्ट कर लूंगा। सबसे पहले बात करते हैं यूएसए इंडिया के रिलेशन। देखिए, यूएसए और इंडिया के रिलेशन समझने के लिए आपको थोड़ी हिस्ट्री समझनी पड़ेगी। 1918 में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म हुआ, और जब ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म होता है ना, उससे पहले अमेरिका जो है वो आइसोलेट था। यानी कि उसकी जो पॉलिसी थी वो नॉन इंटरवेंशन की थी, यानी कि वो ना ही यूरोप में ज्यादा इंटरफेयर करेगा, ना ही एशिया में। 1918 के बाद अमेरिका थोड़ा सा एक्टिव होता है। 1919 में वो बोलता है कि देखिए, लीग ऑफ नेशन, आप क्या कीजिए, लीग ऑफ नेशन बनाइए, ताकि दुनिया में थोड़ी सी पीस बनी रहे, खासकर यूरोप के अंदर। और वो वापस से अपनी जो कंट्री है उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। लेकिन फिर क्या होता है, 1939 से 1945 वर्ल्ड वॉर सेकंड होता है। जैसे ये वर्ल्ड वॉर सेकंड होता है, यहां पर अमेरिका का रोल जो होता है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है। यानी कि अब वो इंटरवेंशन की पॉलिसी स्टार्ट कर देता है विद इन यूरोप एंड एशिया। 1945 में अमेरिका के पास एटॉमिक बॉम्ब आ जाता है। एटॉमिक बॉम्ब आने के बाद वो हिरोशिमा नागासाकी में बॉम्ब ड्रॉप करता है, जिसके बाद वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हो जाता है। और इस वजह से दुनिया डर जाती है कि भाई अमेरिका के पास अब बॉम्ब आ चुका है। अमेरिका की एक तरीके से क्या होने स्टार्ट होगी, तानाशाही, एक तरीके का कंट्रोल स्टार्ट हो गया। दुनिया डरने लगी कि भाई अमेरिका से हम पंगा नहीं लेंगे। इसी टाइम पर 1945 में काफी सारी यूएन बॉडीज भी आ गई। यूनाइटेड नेशन जो है आपका, उसके काफी सारे ऑर्गन्स आ गए हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। और ये कंट्रोल करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया, किसको? वर्ल्ड पॉलिटिक्स। यहां पर जो यूएनएससी थी, यूएनएससी के अंदर 5 कंट्री थी, जिसमें से एक यूएसए भी था, जिसके पास न्यूक्लियर पावर थी। इसको हम P5 भी कहते हैं। अब यहां पर ये सारे की सारी दुनिया के सारे वॉर, हर चीज को कंट्रोल करने लगे, हर डिसीजन को कंट्रोल करने लगे, यूएन की हर बॉडी को कंट्रोल करने लगे। कैसे? क्योंकि इन यूएन की बॉडी, ये जो बॉडी है, ये जो फंक्शन करेंगी, ये किस पर फंक्शन करेगी? पैसे के ऊपर, ठीक है। और इनको डॉलर्स के थ्रू फंड किया जाने लगा। सबसे ज्यादा फंड कौन कर रहा था उस टाइम पर? अमेरिका। तो अमेरिका अपने पैसों के थ्रू दुनिया को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देता है। और यहां से स्टार्ट होता है कोल्ड वॉर बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर। यूएसए एंड यूएसएसआर के बीच में कोल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है। वहीं पर अमेरिका क्या काम करता है? अमेरिका एक ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, अपने आप को और पावरफुल बनाने के लिए दुनिया में, जो वेस्टर्न यूरोप की कंट्री थी उनके साथ मिलकर 1949 में। वहीं पर उसी टाइम पर जो यूएसएसआर था, यूएसएसआर अपनी न्यूक्लियर पावर को अमेरिका के पेस पर न्यूक्लियर पावर अचीव कर लेता है। यानी कि वो, उसके पास भी न्यूक्लियर वेपन्स आ जाते हैं। और 1949 में वो पहली बार टेस्ट करता है। धीरे धीरे जब ये जो कोल्ड वॉर चल रहा है अमेरिका के बीच में और यूएसएसआर के बीच में कि कौन सुपर पावर बनेगा, उसी टाइम पर ये अलायंसेस भी करते हैं। जैसे मैंने बताया कि नेटो एक अलायंस किया गया था, मिलिट्री अलायंस था, वैसे ही इन्होंने बोला कि देखिए यूरोप से काम नहीं चलेगा, यूरोप के बाहर जाना पड़ेगा। इन्होंने क्या काम किया? एक सीटो किया।
ठीक है, सीटो एक अलायंस था वहां। ये क्या 1954 में साइन, इसमें पाकिस्तान था, यानी कि पाकिस्तान ने बेसिकली ज्वाइन कर लिया अमेरिका को जब कोल्ड वॉर चल रहा था। वहीं पर एक और एग्रीमेंट होता है सेंटो, सेंटो 1955 में साइन हुआ, यहां पर भी, इसमें भी पाकिस्तान था। तो पाकिस्तान वेस्टर्न कंट्रीज का, खासकर यूएसए का एक बहुत इंपॉर्टेंट एलाई बन गया, क्योंकि पाकिस्तान एक अच्छा बेस की तरह काम कर रहा था अमेरिका के लिए, पूरे के पूरे एशिया पर कंट्रोल बनाने के लिए, नजर रखने के लिए, चाहे वो इंडिया हो, चाइना हो, रशिया हो, सेंट्रल एशिया हो, उन सब चीजों पे। यही इसी टाइम पर एक वॉर्सोवा पैक्ट होता है जो 1955 में साइन होता है, ये यूएसएसआर साइन करता है, एक मिलिट्री अलायंस, बेसिकली जो ईस्टर्न यूरोप की कंट्री होती है उनके साथ साइन। इन सब के बीच में जब वर्ल्ड दो पार्ट में डिवाइड था, एक यूएसए द्वारा लीड किया जा रहा था, एक यूएसएसआर के द्वारा, उस वक्त इंडिया जैसी कंट्री ने बोला कि भाई हम किसी के साथ नहीं जाएंगे, ना हम यूएसए के साथ जाएंगे ना यूएसएसआर, हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट है ना वो सबसे अटमोस्ट प्रायोरिटी है, हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी हमारा क्या है, नेशनल इंटरेस्ट है। और नैम को स्टेब्लिश करते हैं 1961 में, जिसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर होता है 1972 में। और 1972 में जो ये यूएसए है, ये इंडिया का साथ ना देकर ये पाकिस्तान का साथ देता है। क्यों देता है पाकिस्तान का साथ? क्योंकि इंडिया उस टाइम पर अमेरिका का साथ नहीं दे रहा था, और साथ तो वो यूएसएसआर का भी नहीं दे रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया की जो सोशलिस्ट पॉलिसी थी इंडिया के अंदर, वो यूएसएसआर के साथ अलाइन थी। इसी वजह से अमेरिका को कभी इंडिया उस टर्म्स में पसंद नहीं था। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर वो अमेरिका को सपोर्ट नहीं कर रहा था। दूसरी चीज ये थी कि उस टाइम पर इंडिया की इकोनॉमी क्लोज थी, पाकिस्तान की इकोनॉमी ओपन थी। यूएसए से बड़ी बड़ी कंपनियां पाकिस्तान के अंदर ट्रेड कर रही थी, अच्छी खासी कंपनी स्टेब्लिश हो रही थी, वहां पे व्यापार चल रहा था, लेकिन इंडिया ने अलाउ नहीं कर रखा था किसी भी कंपनी को वहां पर आने का, जिसकी वजह से ये भी एक अनदर फैक्टर था। और इन चीजों की वजह से यूएसए जो होता है वो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। लेकिन धीरे धीरे आपको देखने को मिलेगा, जैसे ही डिसइंटीग्रेशन होता है यूएसएसआर का 1991 में, यहां पर स्टार्ट हो जाती है यूएसए की हेजेमनी। और ये हेजेमनी स्टार्ट होती है 1990s में, क्योंकि अब सिर्फ एक ही पावर बचा है यूएसए, क्योंकि यूएसएसआर तो पिक्चर में नहीं है, यूएसएसआर तो हट गया, डिसइंटीग्रेट हो गया। अब कौन आ गया? रशिया। अब कौन आ गया? रशिया आ गया। और यहीं पर इंडिया में स्टार्ट होती है एलपीजी पॉलिसी। एलपीजी पॉलिसी क्यों स्टार्ट होती है? क्योंकि देखिए, मैंने आपको जैसे बताया कि यूएन की जो ज्यादातर बॉडी थी या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी है बड़ी बड़ी, वहां पर यूएस का डोमिनेंस था, और ये चाहते थे कि हर कंट्री में इनको मार्केट मिले, और इंडिया की मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट थी और ये क्लोज मार्केट थी। तो इसलिए इन्होंने इंडिया पर प्रेशर डलवाया कि आईएमएफ के थ्रू, कि भाई आप अपनी इकोनॉमी को ओपन करें, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। और इंडिया ने अपनी मार्केट को ओपन कर दिया, जिसके बाद इंडिया और अमेरिका के बीच में अच्छा खासा ट्रेड होने लगा, और हम अमेरिका को, यूएसए को बहुत ज्यादा सर्विस प्रोवाइड कराने लगे। आप इमिग्रेशन पॉलिसी देखेंगे तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि यूएसए के अंदर काफी बड़े बड़ी कंपनीज के सीईओ, बड़े बड़े डॉक्टर्स, इंजीनियर सब इंडिया से जाने लगे। इस वजह से क्या है कि वहां पर जो लोकल एम्प्लॉयमेंट है वो उस चीज को, इंडियंस को ज्यादा फेवर करने लगे इन टर्म्स ऑफ देयर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, देयर हार्ड वर्क। अब यहां पर क्या होता है कि उनका जो बेसिकली ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? अमेरिका को ग्रेट बनाना, यानी कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ऐसे डोनाल्ड ट्रंप पावर में आते हैं पहली बार, वो ये चीजें स्टार्ट कर देते हैं और इस तरीके से काफी सारी चीजों पे सैंक्शंस लगाते हैं, ट्रेड वॉर करते हैं, चाइना के साथ ट्रेड वॉर स्टार्ट हो जाता है उनका। डोनाल्ड ट्रंप का जो ये मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो अमेरिका का जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको रिवाइव करना। अमेरिका ने बेसिकली, वेस्टर्न कंट्रीज ने क्या काम किया, इन्होंने बोला कि देखिए, इन्होंने जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग है उसको क्या किया, सप्लाई चेन के थ्रू बांग्लादेश में, चाइना में, यहां पर स्टेब्लिश किया। फाइनल प्रोडक्ट अपनी कंट्री में ले जाने लगे, यानी कि जितना भी CO2 एमिशन होगा, जितना भी होगा, वो कहां पर होगा? इन कंट्रियों में होगा। दूसरा, इन कंट्रियों में क्या है? एम्प्लॉयमेंट चीप है, तो इन्हें बहुत अच्छा सस्ते में लेबर मिल जाएगी, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिल जाएगा। क्योंकि अगर ये अपनी कंट्री में, यूएसए में सेम प्रोडक्ट बनाते हैं तो वहां पे लेबर बहुत एक्सपेंसिव है, क्योंकि उनका मिनिमम वेज बहुत एक्सपेंसिव है, इस वजह से वो प्रोडक्ट भी एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो इन्होंने एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि चाइना जैसी कंट्री, बांग्लादेश जैसी कंट्री, वहां पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगा के। एट द एंड उन कंट्रीज को भी कहीं ना कहीं बेनिफिट हो रहा था। जैसे चाइना को आप देखें, चाइना एक तरीके का एक्सपोर्टिंग हब है, कितना बड़ा फायदा हुआ है चाइना को, क्या वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। साथ के साथ इन्होंने अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी जो है उसको टाइट कर दिया, यानी कि अब किसी को भी आप
यूएसए के अंदर बुला लेते थे, अब ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने अपने जो लोकल एम्प्लॉयमेंट है, वहां पर जो उस कंट्री का एम्प्लॉयमेंट है, जो अमेरिकन है उसके लिए, क्योंकि अगर बाहर के लोग आएंगे तो उनको नौकरी दी जाएगी। इसलिए वहां पर क्या करने लगे, इलीगल इमिग्रेंट्स को बैन करने लगे और वहां पर इस पॉलिसी को टाइट कर दिया। साथ के साथ टैक्स रिफॉर्म्स किए और डीरेगुलाइजेशन किया। स्ट्रेंथनिंग नेशनल सिक्योरिटी एंड मिलिट्री, आपने देखा होगा काफी ज्यादा वो अपनी मिलिट्री और सिक्योरिटी को भी स्ट्रेंथन कर रहा है, जैसे कि अफगानिस्तान से विड्रॉ किया गया। रिस्टोरिंग अमेरिकन सॉवरेनिटी, अमेरिका की सॉवरेनिटी को रिस्टोर करना, जैसे कि काफी सारी और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनसे विड्रॉ कर लिया, विड्रॉ फ्रॉम दी पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से भी विड्रॉ कर लिया, यूनेस्को से विड्रॉ कर लिया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से विड्रॉ कर लिया। क्यों? क्योंकि अमेरिका ये कह रहा है कि हम जो अब जो है फंड नहीं करेंगे, इनको फंड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि एट द एंड ये किसको सपोर्ट कर रही है, चाइना को ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। और अमेरिका अभी काउंटर कर रहा है किसको, चाइना को, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो चाइना आने वाले टाइम में यूएसए को टेक ओवर कर ले एज द लार्जेस्ट इकोनॉमी। और क्या ऑब्जेक्टिव्स है, ब्रिंगिंग बैक जॉब्स एंड अमेरिकन वर्कर्स। अब अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वापस अमेरिका में लगेगी तो और एक्सपेंशन होगा और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि अभी रिसेंटली एप्पल को भी थ्रेट किया गया था और काफी सारी कंपनीज को भी बोला कि चाइना से वापस आ जाओ। चाइना से एप्पल शिफ्ट हो गया इंडिया में, तो अभी एप्पल को थ्रेट किया था डोनाल्ड ट्रंप ने कि अगर आप इंडिया से, मेक इन इंडिया से आप एप्पल के जो प्रोडक्ट है वो यूएसए में सेल करेंगे तो आपको बहुत हैवी टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि टैरिफ देना पड़ेगा। नाउ साथ के साथ क्या किया, दे वांट टू रिपील एंड रिप्लेस ओबामा केयर। ओबामा केयर बेसिकली क्या है, अमेरिका के अंदर बहुत सारी वेलफेयर स्कीम चल रही थी, उनको या तो कर देना स्कीम को या उनका फंड रिड्यूस कर देना। इसके लिए एक डॉज डिपार्टमेंट भी बनाया था, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी समथिंग करके, ताकि वो क्या काम करे, फंड को सब कट कर दे कि फालतू का खर्चा ना हो। ये साथ के साथ चाहते हैं कि जो चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी है, क्योंकि हर एक चीज चाइना में बन रही है, अमेरिका का हर एक प्रोडक्ट चाइना में बनता है। जैसे कि अभी आपने रिसेंटली देखा उनका जो है बड़े बड़े फैशन ब्रांड्स है उनका भी वॉर स्टार्ट हो गया था। क्यों? वो सारे बड़े बड़े फैशन ब्रांड कहां से बनवाते हैं, चाइना से बनवाते हैं, अपना लेबल लगाते हैं और सेल करते हैं। नाउ इंडिया की क्या पोजीशन है इसमें, इंडिया की पोजीशन है, देखिए इंडिया अभी फोकस कर रहा है 2014 के बाद सेम चीज पर जो अभी डोनाल्ड ट्रंप फोकस कर रहे हैं, दैट इज मेक इन इंडिया। वो मेक इन अमेरिका की बात कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं मेक इन इंडिया की। दूसरा है आपका नेशनल इंटरेस्ट, जैसे कि एनर्जी, डिफेंस। अब हम जो है दूसरी कंट्री डिसाइड नहीं करेगी, इंडिया इज अ सॉवरेन कंट्री, इंडिया अपने फैसले खुद ले सकती है कि उसको किसके साथ व्यापार करना है, किसके साथ बिजनेस करना है, किसके साथ नहीं। अगर हमें क्रूड ऑयल जो है वो चीप रशिया से मिल रहा है तो हम यहां से खरीदेंगे। अमेरिका नहीं चाहता रशिया से खरीदना तो मत खरीदे, लेकिन वो अब दबाव बना रहा है कि आप भी रशिया से मत खरीदो, जहां से हम कहेंगे वहां से खरीदो। इस वजह से इंडिया क्या है, अपना नेशनल इंटरेस्ट जो है वो प्रायोरिटी पे रख रहा है। दूसरा, इंडिया की जो पॉलिसी है 1961 से, वो क्या है, नॉन अलाइनमेंट। क्यों? क्योंकि हम नेशनल इंटरेस्ट पे काम करेंगे, अलाइन नहीं होंगे। अगर हमने अमेरिका की बातें मानना स्टार्ट कर दिया तो वो क्या होगा कि हम अमेरिका के, पाकिस्तान की जैसी हालत हो जाएगी, पाकिस्तान जो अमेरिका कहता है वो कर देता है। दूसरा क्या है, डी डॉलराइजेशन। अमेरिका की जो हेजेमनी है वो डॉलर की वजह से है, क्योंकि दुनिया में हर एक चीज का ट्रेड जो होता है वो डॉलर में होता है। अगर मैं बताऊं कि दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कर्जा है वो किसके पास है, यूएसए के पास है, लेकिन जो कर्जा है वो किसके अंदर है, डॉलर के अंदर। अब डॉलर कौन बनाता है, वो अमेरिका प्रिंट करता है डॉलर। तो अमेरिका जब चाहेगा डॉलर प्रिंट करके वो जो कर्जा है उसको उतार सकता है, लेकिन इतना ऐसे नहीं होता है, बट मैं एक नॉर्मल तरीके से बता रहा हूं। लेकिन सपोज अगर इंडिया को सेम डॉलर में अगर अपना कर्जा उतारना है तो इंडिया को डॉलर चाहिएगा, और वो डॉलर कैसे आएगा, प्रिंट नहीं कर सकता इंडिया में फॉरेक्स रिजर्व में आना चाहिए, तब जाके वो पेमेंट करेगा। इसलिए डी डॉलराइजेशन की बात चल रही है। क्यों? क्योंकि हम क्या काम कर रहे हैं, हमने बोला कि देखिए इंडिया ने, मान लीजिए सऊदी से बिल ले रहे हैं, हमने बोला सऊदी को कि हम आपको डॉलर में पेमेंट नहीं करेंगे, हम आपको किस में करेंगे, रुपी में पेमेंट करेंगे। जब आप इंडिया से कुछ और लेंगे सामान, आप वापस इस रुपी में पेमेंट कर दीजिएगा। इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, डॉलर को डिच कर रहे हैं। इसके लिए भी अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने थ्रेट किया था। हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं किसको, ब्रिक्स को, यानी कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है ब्रिक्स, इसको स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। इसमें अगर आप देखिए 3 मेजर कंट्री है। 3 मेजर कंट्री कौन कौन सी है, रशिया, इंडिया एंड चाइना। बहुत पावरफुल है एशिया के अंदर। अमेरिका को इससे भी डर है, हम इसको स्ट्रॉन्ग ना बना ले। अब देखिए कि डिक्लाइनिंग इन्वॉल्वमेंट ऑफ ट्रम्प इन इंडिया पाकिस्तान वॉर आफ्टर पहलगाम अटैक। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई बार उसको डिक्लाइन कर दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप का कोई हाथ नहीं था इंडिया पाकिस्तान के वॉर को रुकवाने के लिए। इसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते थे कि देखिए कि मैं इतने सारे एग्रीमेंट करा दूंगा ना दुनिया में, पीस एग्रीमेंट,
मैं फिर नोबल पीस प्राइज के लिए अवार्ड हो जाए, मतलब कि उनको अवार्ड मिल जाए नोबल पीस प्राइज। वो सिर्फ अपने आप को नोबल पीस प्राइज चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने मिडल ईस्ट में जो इजराइल है उसका ओस्लो अकॉर्ड कराया था, ओस्लो या फिर अब्राहम अकॉर्ड था, एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं आ रहा। जिसको याद है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। फिर इंडिया एंड पाकिस्तान की बात कर रहा है कि भाई मैंने इंडिया पाकिस्तान का न्यूक्लियर वॉर रुकवा दिया। तो रशिया एंड यूक्रेन के साथ चाहता है कि वो चाहता है कि इन दोनों का भी वॉर रुक जाए, ताकि दुनिया में एक मैसेज जाए कि ट्रंप जैसा नेता दुनिया में आज तक कोई हुआ ही नहीं है। ये सारी की सारी चीजें जो है ट्रंप के दिमाग में बैठ गई है, और इसी वजह से अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि एलन मस्क के साथ भी लड़ाई हो गई। ट्रंप इतना पागल हो गए हैं कि वो एलन मस्क से भी लड़ बैठे, इसने उनको इलेक्शन जिताया है। तो ये सारी की सारी पोजीशन है। अगर आपका क्या व्यू है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम सारी की सारी चीजें कमेंट बॉक्स में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो है ना अलग अलग लोगों के आपको अलग अलग व्यूज मिलेंगे। मैं सिर्फ आपको एक थोड़ी सी डेप्थ नॉलेज देना चाहता था इस पॉइंट ऑफ व्यू पे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।